नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेरा नाम लोकेश चंद जोशी है। जैसा कि मैं पूर्व में आप लोगों को विदित कर चुका हूं कि मैं अब आपके यूट्यूब पे कुछ कक्षाएं दूंगा जिनमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित होंगी और जिनमें हमारे आज तक की क्लासों में जो है पहले आपने मापन के बारे में सीखा है और फिजिक्स की आज की अगली क्लास में आज के जो सेशन में हम बात करेंगे मापन से अगला जो टॉपिक है ये सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और जिसमें आज का टॉपिक है अदिश राशियाँ एवं सदिश राशियाँ, जिनके बारे में अगर हम कहें तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो जैसा कि आप लोगों को पता है पूर्व में हमने मापन से संबंधित दो चीज़ों के बारे में बात करी थी, एक परिमाण के बारे में या संख्यात्मक रूप के बारे में, मान के बारे में और उसकी इकाई के बारे में। तो उसी चीज़ों से संबंधित चीज़ों में आज का जो सबसे पहला जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ होती क्या है, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें क्या होती है केवल और केवल दिशा केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, लेकिन दिशा का बोध नहीं होता है। तो ऐसी राशियों को अदिश राशियाँ कहा जाता है। लेकिन अगर हम इनको शॉर्ट में या फिर मेमोराइज करने के तरीक़ों को अगर ध्यान में देते हैं तो इसी में अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जैसा कि आपको इसके नाम से विदित है। जैसा अगर मैं बताना चाहूँ तो अदिश को तो और इसमें लिखा गया है धन दिश, तो और दिश से अगर इसको तोड़ा चाहे तो मतलब होता है असमान या नहीं होना। तो अगर किसी के साथ दिशा का नहीं है या दिशा ज्ञात नहीं है तो ऐसी भौतिक राशियाँ क्या कहलाएंगे, अदिश राशियाँ कहलाएंगी। तो सीधा और सिंपल सा हो गया कि वे सारे परिमाण, वे सारे क्वांटिटीज़, वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें क्या होगा दिशा का बोध नहीं हो पा रहा होगा या दिशा से संबंधित किसी भी पूर्ण जानकारी की स्पष्टता का मापन आपको नहीं हो पा रहा होगा तो अदिश राशियाँ कहलाएंगी। अगर इनके उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो उदाहरण हैं उनमें अगर सबसे पहले देखा जाए द्रव्यमान है, दूरी है, समय है, चाल है, आयतन है, घनत्व है, दाब है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, आवेश है, वैद्युत धारा है, विभव है, ताप है, विशिष्ट ऊष्मा है, आवर्ती है इत्यादि। तो इसमें अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूँ, जैसे मान लो आप दूरी तय कर रहे हैं 2 किलोमीटर की दूरी, तो अगर आपने कहा कि मैं 2 किलोमीटर दूरी तय करके आया तो यहाँ पर किसी भी दिशा का बोध नहीं हो पा रहा है। केवल और केवल यह पता चल रहा है कि आप जो दूरी तय करे हो वो 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर की दूरी जो स्पष्ट रूप में आपको यह बता रही कि ये क्या राशि है, अदिश राशि है। इसी में आगे की ओर बढ़ेंगे और जिसका नाम है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें 100 मतलब समान, दिशा मतलब दिशा, तो 100 समान दिशा के साथ, तो जो दिशा के साथ चल रही होंगी इस प्रकार की राशियों को, इस प्रकार की भौतिक राशियों को सदिश राशियाँ कहा जाता है। और सदिश राशियों का एक और गुणधर्म होता है जिनमें पूर्ण या स्पष्ट वाक्य का कथन होता है, अर्थात उन चीज़ों के बारे में स्पष्ट आपको समझ आएगा। जैसे कि अगर हमने पहले बारे में कहा था कि 2 किलोमीटर की दूरी तय की गई, अगर हम यही दूरी उत्तर पूर्व से कहें या पूर्व से कहें, पश्चिम से कहें या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से कहें तो यह बात जो है पूर्ण रूपेण हो जाएगी या पूर्णतः सत्य होगी। जैसे कि कहा गया है कि मैं 2 किलोमीटर चल के आया, जो कि अदिश राशि थी। अगर यही बात कही जाए कि मैं उत्तर दिशा से 2 किलोमीटर चल के आया, अब उसके साथ दिशा का भी बोध हो रहा है या किसी विशेष स्थिति परिवेश से चल के आएगा। जैसा कि आप कह सकते हैं भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से कि किसी जगह से चल के आया तो जगह उस भौगोलिक परिस्थिति में किसी न किसी डायरेक्शन पर स्थित होगी, तो उस डायरेक्शन से आना क्या कहलाएगा, आपका सदिश राशि कहलाएगी। तो सदिश राशियों को अगर आप कम समय में याद करना चाहते हैं तो संधि के अनुसार याद कर सकते हैं, जिसमें 100 मतलब समान होता है, दिशा मतलब दिशा के साथ, तो दिशा के साथ चलने वाली सारी भौतिक राशियाँ क्या कहलाएंगे, सदिश राशियाँ कहलाएंगे, जिनको अंग्रेजी के अनुसार अगर कहा जाएगा तो वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। यहीं दूसरी ओर हम अगर स्केलर की बात करें तो स्केलर को अदिश राशियाँ कहा जाता है। और साथ में सदिश राशियाँ जो होती हैं वो कुछ नियमों का पालन करती है, जिनमें से मुख्य नियम है त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि। ये दोनों ही योग के नियमों में या योग के सदिश नियमों को व्याख्या करते हैं, जिनके बारे में हम आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ उदाहरण की, तो किसी की स्थिति को प्रदर्शित करना, जैसा कि मैथ्स में छोटी क्लासों में आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी स्थिति को दिखाया जाता है। जैसे अगर कोई वस्तु एक्स वाई प्लेन पर हो तो एक्स वाई पर तो एक एक्स वाई डायरेक्शन को दिखाएगा और एक दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वाई डायरेक्शन को दिखाएगा। तो इसी तरीके से स्थिति को आपका सदिश राशि का उदाहरण माना जाता है। विस्थापन होता है दूरी में परिवर्तन। आप किसी स्थान से चले और किसी और स्थान की ओर निकले तो आपने दूरी तय की गई है, तो विस्थापन भी आपका क्या है, सदिश राशि है। इसी तरीके से वेग की बात करेंगे तो वेग एक सदिश राशि है। वेग जो होता है वो विस्थापन परिवर्तन की दर होती है और विस्थापन में परिवर्तन जो है वो दूरी परिवर्तन होता है। और दूरी परिवर्तन अगर आप कर रहे हो, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट की ओर चल रहे हो, तो उन बिंदुओं पर मानो ए बिंदु एक है और एक बिंदु बी है, उन दोनों बिंदु पर पहुंचने के लिए आपने दूरी तय करी तो यहाँ पर आपका विस्थापन कहलाएगा। इसी के साथ वेग जो होता है वो विस्थापन जो किया लेकिन उसके साथ समय को भी लेगा, तो इसमें जो होता है समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। बल है, भार है और संवेग है, आवेग है, वैद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय बल क्षेत्र है, धारा घनत्व है। ये सारी की सारी भौतिक राशियाँ दिशाओं के साथ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती हैं, इसीलिए इन भौतिक राशियों को सदिश राशियाँ कहा जाता है। अगर मैं एक शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, अदिश विश्लेषण के लिए बात करूं, तो इसमें जो अदिश विश्लेषण के लिए हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक का नाम है आपका उसका दाल एमएससी से आता है। एमएससी से आता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई महत्व है। जैसा कि उसका लिखा है तो ऊ से ऊर्जा, सौ से जो है वो आपका समय कहें या समय कह लीजिए, का से कार्य कह लीजिए, दो जो है वो द्रव्यमान को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दा लिखा गया है, दाल के लिए दा लिखा गया है, वो दाब को प्रदर्शित कर रहा है। लौ जो है वो लंबाई के लिए है और इसी में एम जो है वो द्रव्यमान के लिए है, मास के लिए है। एस जो है वो सेकंड होता है, समय के लिए है। और सी जो है यहाँ पर चाल के लिए निरूपित किया गया है। तो ये सारी भौतिक राशियाँ जो हैं कौन सी हैं, अदिश राशियाँ हैं। तो अदिश राशियों को आप ऐसे शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक साबित होगा। कम टाइम में आप अगर पहचान करनी है, मल्टीपल चॉइस में जल्दी से जल्दी आपने पहचान करनी है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा या जो ये शॉर्ट ट्रिक है इसके द्वारा आप जान सकते हैं कम समय में कि कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं जो विशेष और महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने बताया कि भौतिक राशियों के लिए दिशा होना अनिवार्य है। अगर आप उसको सदिश कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए दिशा का होना अनिवार्य है, लेकिन सारी की भौतिक राशियों में दिशा होगी और वो सदिश होंगे ऐसा कहना भी ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहना भी स्पष्ट नहीं है कि वो भौतिक राशि सदिश ही होगी। इसी में इस प्रकार के अगर कोई त्रुटिपूर्ण कथन होते हैं तो उनको अपवाद के तौर पे देखा जाता है। और इन्हीं में अपवाद में सदिश राशियों में भी कुछ अपवाद हैं। जैसा मैं आपको बताऊं, वैद्युत धारा जो होती है वो धन से ऋण की ओर चलती है, ठीक है नहीं, तो उसमें दिशा का बोध होता है और परिमाण का भी बोध होता है, लेकिन वैद्युत धारा जो है वो फिर भी अदिश राशि है। इसी के साथ साथ आपका ये अदिश राशि में इसलिए भी स्पष्ट रूप से कही जा सकते हैं क्योंकि ये योग के नियमों का पालन नहीं करते हैं। अर्थात योग के नियमों का पालन जो है वो त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज दोनों ही नियमों की व्याख्या करने वाला होना चाहिए। अर्थात सदिश राशियों के लिए एक नियम और आ गया कि वे भौतिक राशियाँ जिनके साथ परिमाण हो, जिनके साथ दिशा हो, और तीसरी चीज़ सबसे स्पष्ट तौर पर कही जाए तो जो योग नियमों का पालन करे। योग नियम के अंदर दो नियम आएंगे, जिनमें एक होगा त्रिभुज नियम और दूसरा होगा बहुभुज नियम। अब सदिश के संकेत पद्धति की अगर बात की जाए, नोटेशन सिस्टम की बात की जाए, तो सदिश को तीर के द्वारा दिखाया जाता है। तीर मतलब बाण, जिसको आम भाषा में बाण कहा जाता है। तो वेक्टर जो होते हैं उनको एरो से प्रदर्शित करते हैं और ये एरो ही दिशा को प्रदर्शित करता है। ये बतलाता है कि उस राशि के साथ दिशा चल रही है, अर्थात ये सदिश राशि है। जैसा आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जैसे हमने एरो से बनाए हैं, दिशाओं को दिखाया गया है। साथ में चित्र में दूसरा भी दिया गया है, कार का वेग। जैसा कि कार का वेग आपको दिखाया गया है, तो वेग मैंने पहले भी बताया कि वेग एक सदिश राशि है। तो इन भौतिक राशियों के ऊपर क्या लिखा जाएगा, एरो लगाया जाएगा। जैसे अगर हम वेग की बात करें तो वेग को v से डिनोट करते हैं और v के ऊपर अगर मैं एरो लगा दूं तो यह हो जाएगी सदिश राशि, ठीक है नहीं। तो सदिश राशियों की पहचान या संकेत पद्धति को जो है वो एरो लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। इसी में आप बात करते हैं
वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं और जो बहुत ही सरल भी हैं, ठीक है नहीं। तो इनको समझना काफ़ी सरल है। जैसा कि सबसे पहला आपको देख रहा है समान वेक्टर, इसको कहा जाता है इक्वल वेक्टर। वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण क्या होगा, आपका परिमाण में बदलाव हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि परिमाण में बराबर हो। ऐसे जैसे लंबाई की चीज़ों की अगर बात करें तो कुछ अल्प लंबाई की होंगी, छोटी लंबाई की, कुछ बड़ी लंबाई हो सकती है। मतलब कि परिमाण में समानता नहीं हो सकती, लेकिन उनकी दिशाएं समान होंगी। तो वेक्टर राशियां जिनके इक्वल वेक्टर में अगर परिमाण भी इक्वल हो, बहुत बढ़िया है, और दिशाएं भी समान हो, तो उन भौतिक राशियों के लिए हम कह सकते हैं कि आपका वो इक्वल वेक्टर है, समान वेक्टर है। जैसे ये दिखा रखा है, चित्र डायग्राम में आपको दिखा रखा है। और इनमें एक चीज़ और है, जैसा कि समान वेक्टर में क्या होगा कि परिमाण दोनों होंगे, ठीक है नहीं। अगर एक ही डायरेक्शन को जा रहे होंगे तो एक दिशी कहा जा सकता है उनको। इसी में अगर बात करें विपरीत वेक्टर की, विपरीत वेक्टर क्या होता है, कह रहा अपोजिट वेक्टर, इसमें जो होती है वो डायरेक्शन का चेंज होता है। कहने का मीन है कि अगर आपका एक वेक्टर जो है ऊपर की ओर दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है आपको तीसरे में, देखो सी वाला जो है ऊपर की ओर जा रहा है और डी वाला नीचे की ओर आ रहा है। यह इस बात से यह स्पष्ट होता है कि सी वेक्टर और डी वेक्टर जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और लिखने के क्रम में अगर इनको लिखा जाएगा तो सी वेक्टर और डी वेक्टर जो है वो ऋणात्मक साइन से लिखे जाएंगे। मतलब कि सी वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ डी वेक्टर। इसी में अगला जो वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहा जाता है, कह रहा ये आपका मल्टीपल चॉइस में भी आगे जो मल्टीपल चॉइस आएंगे उसमें भी पूछा जाएगा, तो कृपया ध्यान दें। तो यूनिट वेक्टर वो होता है, कह रहा जिसका परिमाण जो है एकांक होता है। एकांक मतलब 1 यूनिट होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि एक वेक्टर ए है, ठीक है नहीं, उसका परिमाण जो है मॉड ऑफ ए, परिमाण को मॉड में लिखा जाता है। और साथ में जो है एकांक वेक्टर जो है, तो एकांक वेक्टर की जो दिशा है या सदिश के साथ अगर इसकी बात की जाए तो एकांक वेक्टर के लिए वैल्यू होती है परिमाण में 1 होती है। और इसी में अगर हम बात करें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जिसे लंबकोणीय एकांक वेक्टर कहा जाता है, अगर इसकी बात की जाए लंबकोणीय एकांक वेक्टर की, तो जैसा कि आपको दिखाया गया है डायग्राम में, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया है। जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको जैसा दिखाई पड़ रहा होगा कि एक्स डायरेक्शन को आई कैप से दिखाया गया है, वाई डायरेक्शन को जो है आपका जे कैप से दिखाया गया है, और इसी में आपका जो जेड डायरेक्शन है उसको के कैप से दिखाया गया है। जो यहाँ पर आई जे और के जो हैं वो आपके कैसे हैं, एकांक सदिश हैं, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर के साथ इनको जब लिखा जाएगा पूरा परिमाण के साथ सदिश राशि की बीमाओं को लिखने के लिए या सदिश राशि के लिए पूरा जो डायरेक्शन दिया जाएगा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर में क्या है, ए एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप हो जाएगा, प्लस आपका ए वाई के लिए जे कैप हो जाएगा, और इसी तरीके से ए जेड के लिए क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो जो आपको यह प्रदर्शित करवा रही हैं कि वेक्टर में, समकोणीय वेक्टर में घटकों को योगफल के रूप में लिखा जा रहा है और प्रत्येक के साथ जो है उसका एकांक सदिश दिखा रहा है, जो कि डायरेक्शन वेक्टर भी कहलाता है। इसी में हम बात करते हैं शून्य वेक्टर या नल वेक्टर की। तो यह वह वेक्टर होता है, कह रहा वे सदिश होते हैं, कह रहा जिनका परिमाण शून्य निकलता है। कहने का मतलब है जैसे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की बात करी जाए, या आपका अगर एक विपरीत दिशाओं में अगर दो वेक्टर हो, परिमाण समान हो लेकिन दिशाएं विपरीत हो, तो उस समय भी इनका जो परिमाण अंतिम परिमाण निकलेगा वो शून्य निकलेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर है, उसके लिए परिमाण के लिए राशि दी गई है 2 आई कैप, ठीक है नहीं, 2 आई कैप हमने बोल दिया कि ये एक्स डायरेक्शन में है। इसी तरीके से हमने बोला कि बी वेक्टर है और उसके लिए भी फिर से 2 आई कैप है, लेकिन ये जो है विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में है तो जैसे कि हमने इसका एरो इस तरीके से, ये ए वेक्टर हो गया, नीचे की ओर हमारा बी वेक्टर हो गया। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। प्लस का ही साइन लगा देते हैं, चलो ए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस -2, तो ये हो गया 0। तो यह किस बात को प्रदर्शित कर रहा है, नल वेक्टर को, ठीक है नहीं। और शून्य वेक्टर की स्थिति में, तो शून्य वेक्टर से कुछ संबंधित कुछ नियम होते हैं, जिनमें पहला नियम है कि अगर शून्य के साथ किसी भी वेक्टर राशि को जोड़ा जाए तो वही वेक्टर राशि हमको प्राप्त होगी। अगर शून्य वेक्टर के साथ किसी वेक्टर राशि को गुणा किया जाए तो शून्य वेक्टर प्राप्त होगा, और इसी के साथ अगर शून्य के साथ किसी भी संख्या को जोड़ा जाए फिर गुणा किया जाए तो तब भी शून्य ही प्राप्त होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शून्य जो होता है वो अपने साथ किसी भी संख्या को गुणा, योग और उन दोनों में ही शून्य प्राप्त होता है।
अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वेक्टरों से संबंधित चीज़ों को एक बार आप दोहराइए, ठीक है नहीं? अगर किसी भी पॉइंट पर या टॉपिक पर आपको संकोच होता है या डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर हमसे पूछ सकते हैं। और इससे संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में अगर मैं बताऊं, जैसे गुणनफल के बारे में हमने आज बात नहीं की है, उसे वेक्टर से संबंधित जो हमारी अगला सेशन आएगा उसमें दिया जाएगा, क्योंकि सेशन जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है और बोर हो जाता है। इसीलिए हमने छोटा सेशन रखा जिसमें हमने कुछ टाइप लिखे और कुछ वेक्टर और स्केलर से संबंधित सामान्य जानकारी रखी और कुछ याद करने की हमने शॉर्ट ट्रिक भी दी है। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो है वो बीच में दी गई है जो आपसे छूट जाएगी तो लेकिन पेपरों के हिसाब से वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, जैसा हमारा मानना है। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। और वीडियो पे अगर नए हैं तो आप उसको, चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या पुरानी वीडियो आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकती हैं पुराने वीडियोस को, और आगे नए लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और साथ ही फिर पुनः आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।